हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज़ अजीज़। फिरोज़ जी, गुड आफ्टरनून। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर ऑब्वियसली जिस तरीके से दुनिया बदलती है उसी तरीके से पैनी नज़र रखते हैं फिरोज़ जी, एक सवाल आपसे, जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आया निकल कर कि जो हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ट्रेडिशनल तरीके से, दैट मे नॉट बी इनफ फॉर ऑप्टिमम लार्ज कैप एक्सपोजर। इससे क्या मतलब है? कैसे, अगर लार्ज कैप फंड के थ्रू लार्ज कैप का एक्सपोजर ना लें तो कैसे लें फिर? अनुज सर, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, लार्ज कैप में अगर मुझे अपने ओवरऑल 100 रुपए अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाले हैं और अगर मुझे 60 रुपए लार्ज कैप में चाहिए और 40 मिड और स्मॉल कैप में चाहिए, तो जाहिर सी बात है, एक तरीका होगा कि यार 40-60% लार्ज कैप फंड कैटेगरी में डाल। बट एक चीज हमने देखी कि यार लार्ज कैप कैटेगरी में निफ्टी को बीट करने की संभावना भी कम थी और जो बीट करते हैं वो भी कम मात्रा में बीट करते हैं। ये हमने स्टडी की थी लास्ट 15 साल की, स्पेशली 2018 के बाद वाली की तो ज्यादा सीरियसली, आफ्टर डी क्लासिफिकेशन और डी क्लटरिंग ऑफ ऑल द कैटेगरीज। तो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अनुज सर। लार्ज कैप, जैसे आपके प्रीवियस गेस्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लार्ज कैप में ज्यादा रहे बट लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा ना रहे, क्योंकि उधर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आती। तो उसको किस किस माध्यम से आप अपने 60 रुपए लार्ज कैप में ला सकते हैं। पहले एक साइड पे हम लिखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में अधिक मात्रा में लार्ज कैप है। लार्ज कैप फंड में तो है ही, फ्लेक्सी कैप में है, मल्टी कैप में है, मिड कैप में भी थोड़ा लार्ज कैप होता है। ये 3 कैटेगरीज, एंड स्पेशली दूसरे वैल्यू फंड्स जो है उसमें, डिविडेंड यील्ड फंड्स में भी काफी लार्ज कैप होता है। तो ये 4-5 कैटेगरी जो मैंने बताई, उसमें लार्ज कैप की मात्रा 60-70% भी है, एक्सेप्ट द मिड कैप कैटेगरी। तो इनके मिश्रण से, जैसे आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो में सिर्फ एक लार्ज कैप स्कीम है 14 में से, तो 13 तो लार्ज कैप स्कीम है नहीं। बट अगर मैं पूरे 14 डब्बों को खोल के पूरों को एक समेत देखता, तो ऑलमोस्ट अबाउट 57% to 58% लार्ज कैप। So how do you participate in large cap? By using flexi cap, multi cap, and some degree of value and dividend yield funds. इसमें ब्रेकअप क्या रखें, या कोई ऐसा कोई रूल नहीं है? मतलब अगर आप इन तीनों में अलग अलग फिर इन्वेस्ट करना है तो? सॉरी आंसर थोड़ा सा कट गया था सवाल, तो मैं पूछ रहा हूँ again कि बोल। फिर ये जो अलग अलग सब कैटेगरी आपने बताई, इनमें ब्रेकअप कैसे करें? इसका भी कोई रूल है क्या? है अनुज सर, डिपेंड्स ऑन एक क्लाइंट की या इन्वेस्टर की स्थिति पे निर्भर है। अगर आपके पास एक के पैसे हैं तो आप फ्लेक्सी कैप सीधे खरीद लें तो ऑटोमेटिकली 60-65 लार्ज में आ जाएगा, मिड कैप स्मॉल कैप भी आ जाएगा। सो आई थिंक पहले एक फंड के पैसे हो तो आप फ्लेक्सी कैप खरीदें, दूसरे के हो तो लार्ज कैप खरीदें, तीसरा का हो तो आप मल्टी कैप खरीदें। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप अपनी एसआईपी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इट विल बी अ गुड स्ट्रेटजी, which is future built rather than past built. ओके, चलिए अब आते हैं एक और दूसरा टॉपिक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड वैल्यू इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? यस अनुज सर, देखिए, अब काफी बार ऐसा होता है कि हम ये दुविधा में रहते हैं कि मैं डायरेक्ट करूं या रेगुलर करूं। मेरे क्लाइंट भी काफी दुविधा में रहते हैं, यार रेगुलर करता हूं तो फी ज्यादा लगती है, कॉस्ट ज्यादा लगती है। ऑफ कोर्स आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड को कमीशन आती है, क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटर को हटा के डायरेक्ट जाऊंगा तो मेरी इनकम बढ़ेगी? तो इस दुविधा को आंसर करने के लिए ये टॉपिक है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमने निर्णय लिया कि कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जहां वैल्यू ज्यादा हो। जैसे मैं, हर दिन हम डिसाइड करते हैं यार सबसे सस्ता लूं या सबसे महंगा लूं। हर हर जिंदगी में बहुत सारे निर्णय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं फ्लाइट टिकट खरीदता हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कहां से खरीद रहा हूं। इंडिगो की फ्लाइट टिकट खरीद रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेक माई ट्रिप में खरीदूं या क्लियर ट्रिप में खरीदूं, मुझे जहां सस्ती मिल जाएगी वहां खरीदूंगा। राइट? टर्म प्लान खरीदूंगा तो जहां मुझे सबसे सस्ता मिलेगा वहां खरीदूंगा। राइट? जहां अगर मैं हाउसिंग लोन लूंगा, जहां मुझे सबसे कम ब्याज मिलेगा वहां लूंगा, क्योंकि आउटपुट में फर्क नहीं। बट अगर मुझे क्रिटिकल हेल्थ केयर, बाईपास सर्जरी करानी है तो मैं सबसे सस्ता डॉक्टर नहीं ढूंढूंगा। अगर किसी ने मेरे पर क्रिमिनल केस फर्जी वाला कर दिया है तो मैं सबसे सस्ता लॉयर नहीं ढूंढूंगा। वेल्थ मैनेजर भी सबसे सस्ता हमेशा अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है। दैट इज वेयर वैल्यू लाइज। तो म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और रेगुलर की जो डिबेट है,
तो हमने ये देखा कि बेस्ट फंड लार्ज कैप में और वर्स्ट फंड लार्ज कैप में 5% का अंतर है। ओके, फ्लेक्सी कैप में 6% का अंतर है, मल्टी कैप में 7% का अंतर है। तो लोग कहते हैं मैं 80 पैसे बचा लेता हूं। फंड सिलेक्शन की वैल्यू के हित में जाएं, ना कि कॉस्ट में, क्योंकि आउटकम बड़ा अंतर है। एक एग्जांपल देता हूं, लास्ट 2013 फर्स्ट जनवरी को सेबी ने नियम लाया था डायरेक्ट का। उस दिन से अब तक की बेस्ट स्कीम रही है निप्पॉन स्मॉल कैप, जिसमें ऑलमोस्ट उसके वर्स्ट स्कीम से 1100% ज्यादा रिटर्न दिया है। 1100% ज्यादा रिटर्न दिया है सबसे वर्स्ट स्कीम से। तो स्कीम सिलेक्शन में वो 80 पैसा, यू शुड लुक फॉर द बेस्ट स्कीम सेलेक्टर rather than the cheapest option is the point being made. तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब आप स्टॉक्स, लेकिन इसमें कई बार हम ये भी कहते हैं कि फिर कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट द बैरोमीटर फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। Absolutely, past performance is not a barometer for future performance. इसीलिए अब जैसे मैं आनंद राठी वेल्थ की उदाहरण देता हूं। मेरे मेरे कोलीग्स हैं 22 लोग जो सिर्फ म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, राइट? तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस तो एक आदमी देख सकता था, 22 लोग क्यों लगा रखे हैं एक लिस्टेड कंपनी ने? सो एग्जैक्टली वाई, अगर 22 लोग लिख के आपको अच्छी स्कीमों में डाल सके तो कॉस्ट रिकवर हो जाती। बट अगर आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, तो जरूर आपको डायरेक्ट करना चाहिए। अगर आप किसी की मदद लें और अच्छा कोई बंदा मिले जो आपको अच्छी स्कीम सेलेक्ट कराए, तो 70-80 पैसे की कॉस्ट सेविंग में मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। यही आंकड़े कहते हैं। बहुत शानदार। एक आखिरी चीज़ आपसे पूछूंगा, ये अभी हम कुछ देर पहले अमित जी के साथ भी डिस्कस कर रहे थे। म्यूचुअल फंड एज फाइनेंशियल एसेट कोविड तक 5% थे, अब वो आंकड़ा बढ़कर 11% पर आ गया है पिछले एक साल में। लेकिन हमने काफ़ी मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस देखी है, तो इसके लिए वो मामला मोर और लेस स्टेबल रहा है 10 और 11% के करीब। अब ये यहाँ से नंबर बढ़ेगा या कम होगा आपके हिसाब से? अनुज सर, ये नंबर को एक चीज न्यूट्रलाइज नहीं करती मार्केट, उसको मार्क टू मार्केट में न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। ओके, इसीलिए वो डिपॉजिट कम लगते हैं, क्योंकि डिपॉजिट में कोविड के बाद मार्क टू मार्केट 17% की कंपाउंडेड नहीं आई है। सो ये जो 5 से 11 का जो आंकड़ा है, उसमें से मार्क टू मार्केट न्यूट्रलाइज करता हूं तो 7.3 पे पहुंच मेरे हिसाब से, राइट? क्योंकि डिपॉजिट तो ग्रो हो रही है, स्मॉल सेविंग स्कीम 7% पे ग्रो हो रही है, सुकन्या समृद्धि योजना या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो सब 7-8% पे ग्रो हो रही है। और ये फाइनेंशियल एसेट आपको अगर कोविड के बाद देखूं तो 17-18% पे कंपाउंड हुई है FY21। सो दैट इज वन रीजन, बट फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है। अभी मैं किसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट की जो सेंट्रल बैंक की गोल्ड होल्डिंग बढ़ी है। गोल्ड होल्डिंग बढ़ी है मानता हूं, बट उसको मार्क टू मार्केट से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना। सदियों से गोल्ड दुनिया में है, हजारों करोड़ों साल से 1700 पे था डॉलर, आज अगर 50-5000 पे है, तो उसको न्यूट्रलाइज करके एक्चुअल नेट परचेज देखनी चाहिए। सो बट यस, फाइनेंशियलाइजेशन इज हैपनिंग, अभी कुछ हुआ ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि डिपॉजिट्स आर स्टिल 57%, जैसे आपने ग्राफिक्स चलाई। एंड ये तो फाइनेंशियल एसेट्स की बात हो रही है। हमारे पास 240 लाख करोड़ के गोल्ड है आरबीआई के डेटा के हिसाब से हाउस होल्ड्स के पास। दूसरा, फिजिकल एसेट्स 41%, विच इज अनदर 425 लाख करोड़ है। उसके आंकड़े के साथ मैं इक्विटी कंपेयर करता हूं तो क्लोज टू 6% आता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों मिला। ओके फिरोज जी, एक आखिरी सवाल। आपने सिंस गोल्ड की बात की, दिसंबर में हमने मैसिव इन्फ्लो देखे थे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में। जनवरी तक तो लगा कि अरे वाह, इन्होंने तो फिर भी सही पैसा कमा लिया, लेकिन अब सिल्वर आधा हो गया अपने हाई से। क्या हम यहाँ पर अब सब्सटैंशियल ड्रॉडाउन एक्सपेक्ट करें, या फिर रिडेम्पशन एक्सपेक्ट करें, या फिर लोग, आपको लगता है कि इसको एज बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे? Anuj sir, ये I can afford to say this to a very learned audience of yours. Actually सिल्वर, मैं कह रहा हूं काफी 2-3 महीने से, सिल्वर सिल्वर ही नहीं है। सिल्वर आज गामा ट्रेडर के हाथ में है। जैसे बैंक निफ्टी पे किसी ने ट्रेड किए थे इंडिया में, उनको फर्क नहीं पड़ता था, जिसको सेबी ने रोक लगाई, उसको कहते हैं गामा स्क्वीज। आज सिल्वर जो 8% 7% डेली मूव करता है, वो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड की चेंज की परसेप्शन की वजह से नहीं, वो गामा ट्रेडर जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे बैठे हैं, उस पूरी मार्केट की गामा देखेंगे।
गामा इज अ डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट, एआई के जमाने में आई कैन अफोर्ड टू से इट, कोई भी चाहे चैट जीपीटी पे जाके गामा स्क्वीज क्या होता है उस पर पढ़ सकता है। सो मेरे हिसाब से सिल्वर आज सिल्वर की वजह से बर्ताव नहीं कर रहा है, वो गामा ट्रेडर रिटेलर को स्क्वीज कर रहा है और उसका फायदा ले रहा है। तो जब तक कि उसकी वॉलेटिलिटी नॉर्मल वॉलेटिलिटी नहीं आ जाती, उसको आप एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं मान सकते। गोल्ड का भी यही आलम है, बट गोल्ड स्टिल नॉट इन द गामा। जैसे इन्फोसिस की एडीआर एक दिन में रात को 35% ऊपर चली गई थी, वो भी गामा स्क्वीज था। ओरेकल 11 सितंबर 2025 में, इंसिडेंटली मैं भी उस दिन यूएस में था, तो 42% एक रिजल्ट पे ऊपर गया था, फिर वापस नीचे आ गया, वो भी गामा स्क्वीज। तो सिल्वर को आज आप थोड़ा ना रखें। अगर आपको सिल्वर खरीदना भी है तो स्टाइगर करके खरीदें, 6-8 महीने में गामा वाले हट जाएंगे, फिर वो सिल्वर अपने सिल्वर की तरह बर्ताव करेगा। लिथियम के साथ भी यही हुआ था। आज लिथियम पीक से 87% डाउन है, बिकॉज जब वो मोमेंटम आता है, गामा वाले आते हैं एल्गोरिथम ट्रेडर, तो गामा को स्कूल करते हैं। ऑलराइट, फिरोज सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मज़ा आया आपसे बात करके एज ऑलवेज, एंड ऑल द बेस्ट।